मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं मंटू की कहानी मेरा और उसका इंतकाम। घर में मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं था। पिताजी कचहरी में थे और शाम से पहले कभी घर आने के आदी ना थे। माताजी लाहौर में थी और मेरी बहन बिमला अपनी किसी सहेली के यहाँ गई थी। मैं तन्हा अपने कमरे में बैठा किताब लिए ऊँघ रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि पार्वती है। दरवाजे की दहलीज पर खड़े खड़े उसने मुझसे पूछा, मोहन साहब, बिमला अंदर है क्या? जवाब देने से पेशतर एक लम्हे के लिए पार्वती की तमाम शोखियाँ मेरी निगाहों में फिर गईं। और जब मैंने सोचा कि घर में कोई मुतनफीस मौजूद नहीं तो मुझे एक शरारत सूझी। मैंने झूठ बोलते हुए बड़ी बेपरवाही के अंदाज में कहा, अपने कमरे में ब्लाउज टाँक रही है। ये कहकर मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। बिमला का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। जब मैंने गली के रोशनदान से पार्वती को सीढ़ियाँ चढ़ते देखा तो झट से दरवाजे में दाखिल होकर उसको बंद कर दिया और कुंडी चढ़ाकर वो कुफ्ल लगा दिया जो पास ही दीवार पर एक कील से लटक रहा था। और दरवाजे में ताला लगाने के बाद मैं अपने कमरे में चला आया और सोफे पर लेटकर अपने दिल की धड़कनों को सुनता रहा। पार्वती के किरदार का हल्का सा नक्शा यूं खींचा जा सकता है। वो बेयक वक्त एक शोक चंचल और शर्मीली लड़की है। अगर इस घड़ी आपसे बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही है तो थोड़े ही अरसे के बाद आप उसे बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे। शरारत उसके रग रग में कूट कूट कर भरी है, लेकिन बाजत औकात इतनी संजीदा और मतीन हो जाती है कि उससे बात करने की जुर्रत नहीं हो सकती। मोहल्ले भर में वो अपनी किस्म की वाहिद लड़की है। लड़कों से छेड़छाड़ करने में उसे खास लुत्फ़ आता है। अगर कोई लड़का जवाब में मामूली सा मजाक भी कर दे तो उसे सख्त नागवार गुजरता है। गली के नौजवानों के नाजुक जज्बात से खेलने में उसे खास लुत्फ़ आता है। बिल्ली की तरह वो चाहती है कि चूहा उसके पंजों के नीचे दुबका रहे और वो उसको इधर उधर पटक पटक कर खेलती रहे। जब उकता जाए तो छोड़कर चली जाए। कोठे पर चढ़कर मोहल्ले के लड़कों के पतंग तोड़ लेने में उसको खास महारत हासिल है। हमारे घर में अक्सर उसका आना जाना था, इसलिए मैं उसकी शोख तबीयत से एक हद तक वाकिफ़ था। मेरे साथ वो कई मर्तबा नोक झोंक कर चुकी थी, मगर मैं दूसरों की मौजूदगी में झेंप कर रह जाता था। मुझे उससे नफ़रत ना थी, इसलिए कि उसमें कोई शय भी ऐसी नहीं जिससे नफ़रत की जा सके। अलबत्ता उसकी तबीयत किसी कदर उलझी हुई थी और उसकी हद से ज़्यादा शोखीबाज औकात मेरे जज्बात पर बहुत गिरा गुजरती थी। अगर मैं सबके सामने उसकी फुलझड़ी जैसी जबान को, जिससे कभी तेजो तुंद और कभी नरम व नाजुक शरारे निकलते थे, अपनी गोआई की कुव्वत पर जोर देकर बंद कर सकता तो मुझे ये शिकायत हरगिज़ ना होती, बल्कि इसमें ख़ास लुत्फ़ भी हासिल होता। मगर यहाँ मौजूदा निज़ाम की मौजूदगी में इस किस्म के ख्वाब क्यों कर पूरे हो सकते हैं। पार्वती के मुनासिब जिस्म में जुमला खूबियाँ भरी पड़ी थीं। दोसीजगी उसके हर अजू में सांस लेती थी। आँखों में धूप और बारिश के तसादुम ऐसी चमक, गदराए हुए यौवन का दिलकश उभार, आवाज़ में सुबह की खामोश फिज़ा में मंदिर की घंटियों की सदा ऐसी हलावत और चाल। ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि उसके खराम का नक्शा पेश किया जा सके। घर खाली था, दूसरे लफ्ज़ों में मैदान साफ था। इसलिए मैंने मौका बहुत मुनासिब ख्याल किया और उससे इंतकाम लेने की ठान ली। मेरी अरसे से ख्वाहिश थी कि इस फिसल जाने वाली मछली को एक बार पकड़कर इतना सताऊं कि रो दे और कुछ अरसे के लिए अपनी तमाम शोखियाँ भूल जाए।
मैं कमरे में बैठा था कि वो हस्ब तवक्को घबराई हुई आई और कहने लगी, दरवाज़ा में ताला लगा हुआ है। मैं बनावटी हैरत से मुस्तरीब होकर यकायक उठ खड़ा हो गया। क्या कहा? सदर दरवाजे में ताला लगा हुआ है। बाहर से गली के इन गंदे लौंडों ने ताला लगा दिया होगा। ये कहता हुआ मैं उसके पास आ गया। इस पर पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, ताला तो अंदर से लगा हुआ है। अंदर से? और बिमला कहाँ है? अपने कमरे में तो नहीं, कोने कोने में देख आई हूँ, कहीं भी नहीं मिले। तो फिर उसी ने शरारत की है। जाओ देखो बावर्ची खाने, गुसल खाने में या इधर उधर कहीं छुपी होगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये कहकर मैं वापस मुड़कर सोफे पर लेट गया और वो बिमला को ढूंढने चली गई। 15-20 मिनट के बाद फिर आई और कहने लगी, मैंने तमाम घर छान मारा, परमात्मा जाने कहाँ छुपी है। आज तक मेरे साथ उसने इस किस्म की शरारत नहीं की, लेकिन आज जाने उसे क्या सूझी है। पार्वती सोफे के पीछे खड़ी थी। मैंने उसकी बात सुनी और पास पड़े हुए अखबार के औराक खोलते हुए कहा, मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है। सेहन के साथ वाले कमरों में जाकर तलाश करो, वहीं किसी पलंग के नीचे छुपी बैठी होगी। ये सुनकर पार्वती ये कहती हुई चली गई। उसे मेरी शरारतों का इल्म नहीं। खैर, 100 सुनार की, एक लोहार की। उसको मुस्तरीब देखकर मेरा जी बाग बाग हो रहा था। इस तीतरी को अपनी होशियारी पर कितना नाज था। मैं हंसा, इसलिए कि उसके फड़फड़ाने वाले पर मेरी गिरफ्त में थे और मैं बड़े मज़े से उसके इश्तिराब का तमाशा कर सकता था। मैं अपने जेहन में इस होने वाले ड्रामे का तमाम प्लाट तैयार कर चुका था और इस पर अमल कर रहा था। थोड़े ही देर के बाद वो फिर आई। इस मर्तबा वो सख्त झल्लाई हुई थी। दाहिने कान से बहुत नीचे वालों का एक गुच्छा क्लिप की गिरफ्त से आज़ाद होकर ढलक आया था। साड़ी सर पर से उतर गई थी और वो बार बार अपने गर्द भरे हाथों को एक नन्हे रुमाल से पोंछ रही थी। कमरे में दाखिल होकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उससे लेटे लेटे दरियाफ़त किया, क्यों, कामयाबी हुई क्या? उसने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, नहीं, मैं अब यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करती हूँ। हाँ, बैठो, मैं ज़रा ऊपर हो आऊँ। ये कहकर मैं उठा और चला गया। बालाई मंजिल की छत पर मैं 15-20 मिनट तक टहलता रहा। चाबी मेरी जेब में थी, इसलिए मालूम था कि पार्वती किसी सूरत में भी घर से बाहर नहीं निकल सकती और ये एहसास मेरे दिल में एक नाकाबिले बयान मुसर्रत पैदा कर रहा था। मैदान बिल्कुल साफ था और मैं इस मौके से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि पार्वती की दूसरों पर हंसने वाली आँखों की चमक एक लम्हे के लिए मांद पड़ जाए और उसको मालूम हो जाए कि मर्द के पास निस्वानी शरारतों का बहुत कड़ा जवाब है। ये खेल बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस बात का डर था कि वो पिता, माताजी या बिमला को तमाम बीते हुए वाक़ियात सुना देगी। इस सूरत में घर वालों की निगाहों में मेरे वक़ार की तजलील यकीनी थी, मगर चूंकि मेरे सर पर इस दिलचस्प इंतकाम का भूत सवार था जो मैंने उस शोख लड़की के लिए तजवीज़ किया था, इसलिए कुछ अरसे के लिए ये तमाम चीज़ें मेरी आंखों से ओझल हो गई थीं। मैं अपने दिल से सवाल करता था कि नतीजा क्या होगा, लेकिन इसका जवाब मेरी पोजीशन की सही तस्वीर दिखाने की बजाय पार्वती, शिकस्त खुर्दा पार्वती की तस्वीर आंखों के सामने खींच देता था। मैं बेहद मसरूर था। कुछ अरसा बालाई मंजिल पर टहलने के बाद मैं नीचे आया। पार्वती कुर्सी पर बैठी सख्त इज़्तिराब की हालत में अपनी खूबसूरत टांग हिला रही थी, जिस पर रेशमी साड़ी का कपड़ा इधर उधर थिरक रहा था।
मैंने कमरे में दाखिल होते हुए उससे पूछा, क्या बिमला मिली? नहीं। मैंने एक बार फिर सब कमरों को छान मारा है, लेकिन वो ऐसी गायब हुई है जैसे गधे के सर से सींग। मैं मुस्कुरा दिया। चलो हम दोनों मिलकर उसको ढूंढें। तुम इस कदर घबरा गई हो। तुम तो बड़ी निडर और बेबाक लड़की हो। घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत जल्द घर वापस जाना था। पार्वती के लबों पर एक निहायत ही प्यारा तबस्सुम पैदा हुआ। हम दोनों एक अरसे तक नीचे सेहन में पलंगों के नीचे, चारपाइयों के पीछे, चीज़ों के इधर उधर पर्दों को हटा हटा कर बिमला को तलाश करते रहे, मगर वो घर पर होती तो मिलती। आखिरकार मैंने खुद को सख्त मुतअज्जिब जाहिर करते हुए पार्वती से कहा, हैरत है, तुम ही बताओ आखिर बिमला गई कहाँ? पार्वती, जो बार बार झुकने उठने और बैठने से बहुत थक गई थी, अपनी पेशानी से पसीने के नन्हे नन्हे कतरों को पोंछती हुई बोली, मैं क्या जानूं, जमीन खा गई या भूत प्रेत उठाकर ले गए। ये आप ही की बहन की कारस्तानी है। खैर, कोई हर्ज नहीं, मैं भी ऐसा सताऊंगी कि उम्र भर याद रखेगी। बिमला हजार हो, मुझसे उड़कर कहाँ जाएगी। मैं खामोश रहा और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। इस वक्त हम माता जी के कमरे में थे। पार्वती मेरे सामने टॉयलेट मेज़ के करीब खड़ी थी। उसके चेहरे को देखकर ये मालूम होता था कि कतई तौर पर खाली उज्जेहन है। गैर इरादी तौर पर वो बार बार मेज के गोल आईने में अपना चेहरा देख रही थी और टांगों पर से अपनी साड़ी के शिकने दुरुस्त कर रही थी। दफतन कमरे के मुकम्मल सुकूत से बाखबर होकर वो सख्त मुस्तरीब हो गई और मुझसे कहने लगी, मोहन साहब, मुझे घर जाना है। जितना जल्दी जाना चाहती हूँ उतनी देर हो रही है। बिमला के अब पर लग गए हैं। शायद मेरे हाथों उसकी शामत आई है। हाँ हाँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? आप जाने और वो, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अगर आपको सचमुच जल्दी जाना है तो कहिए, मैं आपकी कमर में रस्सी बांधकर छत से लटका दूं। कहिए तो ताला तोड़ दूं। अब आपकी जो राय हो। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और जवाब दिया, मजबूरी है, ताला तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कुर्सी पर से उठते हुए कहा, ताला बहुत बड़ा है और उसको तोड़ने के लिए बहुत सी दिक्कतें पेश आएंगी। इसके अलावा हथौड़े की चोटों की आवाज़ सुनकर लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर वो संजीदा हो गई और कुछ देर सोचने के बाद बोली, लेकिन मुझे घर भी तो जाना है। लोग क्या कहेंगे? हम किसी गैर के घर में सेंध थोड़ी लगा रहे हैं, अपने घर का ताला तोड़ रहे हैं। हैं? आज मैं किस साथ से आई थी, अब क्या होगा? मैं किस तरह जाऊं? हाय राम, किस बला में फंस गई। मेरा वार खाली गया। दरअसल मैं ये चाहता था कि वो माहौल की नज़ाकत से अच्छी तरह आगाह हो जाए जिसमें कि वो उस वक्त मौजूद थी। चुनांचे मैंने बात को जरा वजाहत से बयान किया। माताजी लाहौर गई हैं, पिताजी बाहर हैं और बिमला गायब है। इस सूरत में मैं ये कहते कहते रुक गया और फिर इस फिक्रे को यूं पूरा कर दिया, ताला तोड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अब की दफ़ा तीर निशानी पर बैठा। पार्वती के सफ़ेद चेहरे पर हल्की सी सुर्खी छा गई और एक लम्हे के लिए ऐसा मालूम हुआ कि उसके गालों पर गुलाब की पत्तियां बिखर गई हैं। वो अपनी रेशमी साड़ी में सिमटी, कांपी, थर्राई, पारे की तरह तड़पी और कुछ कहती कहती खामोश हो गई। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और हमदर्दाना लहजे में कहा, तुम खुद सोच सकती हो, वैसे मुझे कोई उज्र नहीं। वो पेचो ताब खाकर रह गई। मैं उसको मुस्तरीब देखकर बहुत मसरूर हो रहा था। कल की चुलबुली शोक ओ शुंग और तर्रार लड़की जो बादलों से आंख में चौली खेलती हुई बिजली की तरह चमका करती थी, आज दिए की किरण बनकर रह गई थी जो मेरी फूंक के रहम पर थी।
साहिल के पत्थरों से टकराकर पलटती हुई लहर की तरह उसने अपने आप में नई ताजगी पैदा करके कहा, मेरी तो जान पर बनी हुई है और आप हैं कि चबा चबा कर बातें किए जा रहे हैं। कौन सी बात? यही यही कि लोग क्या कहेंगे। उसने अपने शर्मीले जज्बात पर पूरी कुव्वत से काबू पाते हुए कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया और जेरे लब गुनगुनाने लगा, माताजी लाहौर गई हैं, पिताजी बाहर हैं और बिमला गुम है। आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये तो मुझे भी मालूम है। सवाल तो ये है कि बिमला कहाँ है? ऊपर होगी और कहाँ? ऊपर? ऊपर की खूब कही। मैं ऊपर चप्पा चप्पा ढूंढ आई हूँ। तुम उसे नीचे ढूंढती होगी तो वो दूसरी सीढ़ियों से ऊपर चली जाती होगी। जब तुम ऊपर जाओगी तो वो नीचे आ जाएगी। ये एक बात मेरे जेहन में आती है और इसका एक इलाज हो सकता है। पार्वती ने अपने दाहिने गाल पर उंगली से एक निहायत दिलकश गढ़ा बनाते हुए कहा, मैं ऊपर जाती हूँ और आप ऐसा कीजिए कि दूसरी सीढ़ियों पर खड़े हो जाइए और ज्यों ही वो नीचे उतरे उसे पकड़ लीजिए। मैंने उसकी तजवीज़ को सुना और कहा, लेकिन शायद वो असल में यहाँ मौजूद ही ना होगी। यहाँ मौजूद ना हो। मेरी बात सुनकर पार्वती का सर जरूर चकरा गया। वो कहने लगी, हाँ हो सकता है, इसलिए कि अगर होती तो मिल ना जाती। क्या हो सकता है वो यहाँ ना हो? तो फिर दरवाजे को ताला किसने लगा दिया है? ये कहीं आपकी शरारत तो नहीं? सच कहिए। मुझे क्या मालूम। मेरा ख्याल है कि बिमला अपनी किसी सहेली के यहाँ गई होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सुबह अपनी साड़ी इस्त्री कर रही थी। आप क्या कह रहे हैं? पार्वती की हैरत लहजा ब लहजा बढ़ रही थी। अगर वो किसी सहेली के यहाँ गई है तो फिर ताला किसने लगाया है? ये क्या शरारत है? हैरान होने की कोई बात नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अपनी सहेली ही के यहाँ गई है, इसलिए कि जाते वक्त वो संतों को हमराह लेती गई थी। अब मुझे याद आया, बाकी रहा मैं। तो आप ही बताइए, मैं आपको क्यों कैद करने लगा? पर इतना जरूर कहूँगा कि बड़ी दिलचस्प मछली जाल में फंसी है। आप क्या कह रहे हैं? तो फिर ये शरारत? वो अपने फ़िक्रे को पूरा ना कर सकी। हाँ, ये शरारत मैं भी तो कर सकता हूँ। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपका ख्याल है कि मैं उसका अहल नहीं? शायद मैंने आपसे किसी वक्त का बदला लिया हो। पार्वती की हालत अजीबोगरीब थी। बंद भाप की तरह वो बाहर निकलने के लिए बेकरार हो रही थी। उसने मेरी तरफ तेज निगाहों से देखा, जैसे मेरे सीने के असरार जानना चाहती है। लेकिन मैं एक कामयाब एक्टर की तरह अपना पार्ट निभा रहा था। उसने अपनी आंख की पुतलियों को नचाते हुए दरियाफ्त किया, लेकिन इस शरारत की वजह मुझे मालूम नहीं। वो खामोश हो गई। फिर यकायक जैसे उसे कुछ याद आ गया, कहने लगी, मोहन साहब, मुझे घर जाना है। मुझे मालूम है, पर ये तो बताइए, क्या किसी ने आपका हाथ पकड़ा है? तो दरवाज़ा खोल दीजिए। ये कहने के बाद उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन आप किस तरह कह रहे हैं कि ताला आपने लगाया है? क्या बिमला वाकई यहाँ नहीं है? मुझे यकीन है कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए कि मैं खुद उसे राम गली में छोड़कर आया हूँ और मैंने इन हाथों से कुफल लगाया है। मेरी गुफ्तगू का अंदाज़ा निहायत मतीन और संजीदा था। आपने कुफल क्यों लगाया? पार्वती ने निहायत तेजी से दरियाफ्त किया। देखा, माना कहती थी, ये आप ही की कारस्तानी है। क्यों लगाया? इसलिए कि मैंने लगा दिया है। और मैंने नहीं लगाया, मेरे हाथों ने लगाया है। ये भी कोई बात है? मैं कुर्सी पर से उठा और जमाई लेकर कहा, रात को देर तक बाहर रहने से पूरी नींद नहीं सो सका।
मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए। चाबी दे दीजिए, फिर आप सो सकते हैं, वरना कयामत बर्पा कर दूंगा। पार्वती ने सख्त इस्तिराब की हालत में चाबी के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। चाबी चाबी मैंने अपनी कमीज़ की जेब में हाथ डालकर कहा, मगर वो तो गुम हो गई होगी। ना मालूम किसने उड़न छू कर डाली। अब क्या होगा? ये सुनकर पार्वती खश्म आलूद होकर बोली, गुम हो गई होगी? यानी आपको पहले से ही मालूम था कि गुम हो जाएगी? मोहन साहब, दाहिने हाथ से चाबी निकाल कर दे दीजिए। ये शरारतें जवान लड़कियों के साथ अच्छी मालूम नहीं होती, वरना मेरा नाम पार्वती है। पार्वती, मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की ना समझिएगा। चाबी वाकई गुम है। मैंने पहले सी मतानत के साथ जवाब दिया, और तुम्हें इस कदर तेज होने की ज़रूरत नहीं। बेकार तुम मुझ पर इस कदर गर्म हो रही हो। चाबी गुम कहाँ हुई, मुझे भी तो मालूम हो। पार्वती अब हवा से लड़ना चाहती थी। आखिर आपकी जेब से कोई जिन्नात ले गया। अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो क्या कर लोगी? दरवाज़ा बंद है और मैंने उसे गली में फेंक दिया है। लो, अब साफ सुनो। मैंने दरवाजे की दर्ज से देखा कि जब मैंने गली में फेंकी तो कुत्ते ने हड्डी समझकर मुंह में दबोच लिया और निगल गया। अब वो कुत्ता ढूंढा जाए, उसका पेट चीरा जाए, तब कहीं मिले। ये सुनकर वो झल्लाकर रह गई और ज़्यादा तेज आवाज़ में कहा, आपको इस शरारत का जवाब देना होगा। किसे? ये बाद में मालूम हो जाएगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, तो फिर ये बाद की बात है, उस वक्त देखा जाएगा। अब हमें हाल पर गौर करना है। कुत्ते के पेट में कहीं कुंजी घुल ना गई हो। वो खामोश हो गई और मैं भी चुप हो गया। कमरे में मुकम्मल सुकूत तारी था। वो टॉयलेट मेज के करीब मुतहयर खड़ी थी और गालिबन अपनी बेबसी पर कुढ़ रही थी। आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे? उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, देखिए, मुझे ना सताइए, वरना इसका अंजाम अच्छा ना होगा। मेरे पास चाबी नहीं, इसलिए मजबूर हूँ। हाँ, अलबत्ता शाम को दरवाज़ा खोला जा सकता है, इसलिए कि शायद उस वक्त तक तलाश करने पर मिल जाए और मैं उस वक्त तक यहीं कैद रहूँगी। नहीं, तुम बड़ी खुशी से सहन में, कमरों में, कोठों पर जहाँ चाहो कूद सकती हो, गा सकती हो, मुझे कोई उज्र नहीं। परमात्मा जाने आपको क्या हो गया है। वो मेरी गुफ्तगू के अंदाज पर सख्त हैरत जदा थी। मैं अच्छा भला हूँ, लेकिन कभी कभी तफरी भी तो होनी चाहिए। क्या तुम इसकी कायल नहीं हो? क्या तुम कभी ऐसा तफरी मजाक नहीं करती? मुझे घर जाना है मोहन साहब। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हें घर जाना है। घर गया पानी से भर और इसमें बड़े बड़े कछुओं का डर। लेकिन बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? चाबी दे दीजिए, बहुत सता चुके, अब ना सताइए। देवी जी, मुझे अफसोस है कि वो कमबख्त नाशुदनी गुम हो गई है। गुम हो गई है, गुम हो गई है। आपने ये क्या रट लगा रखी है? आप चाबी क्यों नहीं देते? मेरे पास नहीं है सरकार, कुत्ते के पेट में है। मोहन साहब, लड़कियों से इस तरह का मजाक नहीं करते। कुत्ते का पेट आप ही की जेब है। अच्छा, तो यूं ही होगा, यूं ही होगा। चाबी लाइए, मैं जाना चाहती हूँ। मैं एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूँ कि चाबी मेरे पास नहीं है। नहीं है, नहीं है। चाबी आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं, आप ही के पास है, है, है। उसने है को 100 मर्तबा दोहराते हुए कहा। अच्छा, नहीं थी तो लाइए, जेब से निकालिए। मैं नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा। कोई जोर है? मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा। उसने मुझ पर रोब गांठा। बसद शौक, मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मगर तुमको मालूम होना चाहिए कि नाहक अपना गला फाड़ोगी, हलक थकाओगी।
कुछ भी ना होगा, रो पीट के देख लो, मैं झूठ नहीं कहता। इस कमरे में कोई रोशनदान नहीं, दरवाज़ों पर जितने पर्दे लटक रहे हैं सब के सब दुबैज हैं। मुझे बचपन में ही उसका कई मर्तबा तलख तजुर्बा हो चुका है कि यहाँ से बुलंद आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती। माताजी एहतियातन मुझे इस कमरे में पीटा करती थीं। मैं इस मार से छुटकारा हासिल करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करता था कि पिताजी मेरी आवाज़ सुन लें, मगर बेसुध, तुम बेकार चिल्लाओगी। पार्वती ने मेरी बात सुनी और हारे हुए इंसान की तरह कहा, लेकिन आप चाबी नहीं देंगे? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं। क्यों? इसका सबब? फिर वही मुहम्मल सवाल। आपका मजाक हद से बढ़ रहा है। उसने अपनी साड़ी के गिरते हुए पल्लू को संभालते हुए कहा, मैं ये सब मामला हर्फ ब हर्फ जैसे का तैसा बिमला को सुना दूंगी। बड़े शौक से मैं आज शाम को दिल्ली जा रहा हूँ। इसके अलावा बेचारी बिमला कर भी क्या सकेगी? वो आपके पिताजी से शिकायत करेगी। मेरी एक खश्म आलूद झिड़की उसकी जबान बंद करने के लिए काफ़ी होगी, तो मैं खुद उनसे सब कुछ कह दूंगी। जो दिल में आए कर लेना। इस वक्त उसके इजहार की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहने को तो कह दिया, मगर दिल में बहुत डरा। पिताजी गो नरम दिल थे, मगर इस किस्म की शरारत को सुनकर उनका रंजीदा होना लाजिम था। बहरहाल मैंने सोच रखा था कि अगर पार्वती ने उनसे कह दिया तो मैं सर झुकाकर उनकी लान तान सुन लूँगा। दरअसल मैं किसी कीमत पर भी इधर उधर की चीज़ें एकत्र कर झट से अपने बिल में घुस जाने वाली चूहिया को अपने दामे इंतकाम से बाहर नहीं निकालना चाहता था। मुझे खामोश देखकर वो मेरे फ़र्ज से आगाह करने की खातिर बोली, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे घर जाना है। बस दिल लगी हो चुकी। अब कुंजी सीधे मन से निकालिए। तुम नहीं जा सकती हो, ये भी अजीब सिखा शाही है। हाँ, इस मकान में मेरा राज है और सामने वाले मकान पर तुम्हारा। अपने मकान की छत पर तुम शिवाजी हो और हम तुम्हारी हुकूमत तस्लीम करते रहे। तुमने हजारों मर्तबा चढ़े हुए पतंगों को कई कई रील डोर समेत तोड़ी है और हम खामोश रहे हैं। आज हमारी बादशाहत में हो, इसलिए तुम्हें दम मारने की मजाल न होनी चाहिए। मैंने आपकी पतंग कभी नहीं तोड़ी। आप गलत कह रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो पार्वती। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मेरे हाथ बड़े बड़े इख्तियारत की डोर हैं। मर्दों से बात बात पर नोक झोंक करना तुम्हारी फितरत में दाखिल हो गया है, मगर शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि हम लोग बड़े सख्त गिर होते हैं, बुरी तरह बदला लेते हैं, समझी? ये सुनकर वो और भी घबरा गई। मैं जानती हूँ वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी कि मैंने दौड़कर दहलीज में उसका रास्ता रोक लिया। तुम कमरे में ही रहोगी। हटिए, मुझे जाने दीजिए। उसने मेरे बाजू को झटका दिया। मैं वहीं पर जमा रहा। ये देखकर वो एक कदम पीछे हट गई और सख्त गुस्से की हालत में कहा, आप ज़बरदस्ती कर रही हैं। अभी तुमने ज़बरदस्ती का निस्फ भी नहीं देखा। आप मुझे नहीं जाने देंगे? नहीं, मैं रो दूंगी। मोहन साहब, मैं सर पीट लूँगी अपना। और उसकी आंखों से वाकई टप टप आंसू गिरने लगे। उसी हालत में वो रूनी आवाज़ में धमकियाँ देती हुई आगे बढ़ी। मुझे धक्का देकर उसने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा। इस कश्मकश और परेशानी में मुस्तरिब देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और जब वो ताज़ा हमले के लिए आगे बढ़ी तो मैंने बड़े आराम से उसके गीले होठों को अपने लबों से छू लिया। मेरे लबों का उसके होठों को छूना था कि आफत बरपा हो गई। ये समझिए कि किसी ने आतिशबाजी की छछूंदर को आग दिखा दी है। उसने मुझे वो मोटी मोटी गालियां दी कि तौबा भली, और मेरे सीने को अपने हाथों से धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। लुत्फ़ ये है कि आप रोती जाती थीं।
आखिरकार जब मुझे मार मार कर थक गईं तो ज़मीन पर बैठकर सर को घुटनों में छुपाकर और भी ज़्यादा ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। निस्फ घंटे की मिन्नत समाजत के बाद उसने अपनी आंखों से आंसू बहाने बंद किए। इसके बाद मैंने जेब से चाबी निकाली और सदर दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, दरवाज़ा खुला है और आप जा सकती हैं। उस शाम को मैं दिल्ली चला गया और 15 रोज के बाद वापस आया। चूँकि घर में किसी ने इस शरारत के मुतल्लिक मुझसे इस्तिफसार ना किया, इसलिए मालूम हुआ कि पार्वती ने मेरा चैलेंज कबूल कर लिया है कि वो इंतकाम जरूर लेगी। एक रोज़ मैंने मेज का दराज खोलकर अपनी बड़ी तस्वीर निकाली, इसलिए कि मुझे उसका फ्रेम बनवाना था। ये फ़ोटो खास निस्फ घंटे की मिन्नत समाजत के बाद उसने अपनी आंखों से आंसू बहाने बंद किए। उसके बाद मैंने जेब से चाबी निकाली और सदर दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा, दरवाज़ा खुला है और आप जा सकती हैं। उस शाम को मैं दिल्ली चला गया और 15 रोज के बाद वापस आया। चूँकि घर में किसी ने इस शरारत के मुतल्लिक मुझसे इस्तिफसार ना किया, इसलिए मालूम हुआ कि पार्वती ने मेरा चैलेंज कबूल कर लिया है कि वो इंतकाम ज़रूर लेगी। एक रोज़ मैंने मेज का दराज खोलकर अपनी बड़ी तस्वीर निकाली, इसलिए कि मुझे उसका फ्रेम बनवाना था। ये फ़ोटो खाकिस्तरी रंग के बड़े लिफाफे में बंद था। चुनांचे मैं उसको खोल कर देखे बगैर फ्रेम साज के यहाँ ले गया। उसकी दुकान पर मैंने 1.5 घंटे के गौर व फिक्र के बाद फ्रेम के लिए एक लकड़ी इंतखाब की और कुछ हिदायत देने के बाद तस्वीर वाला लिफाफा दुकानदार को दे दिया। उसने जब उसे खोल कर देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने जब तस्वीर पर नज़र दौड़ाई तो देखा इस पर स्याह पेंसिल से मूछें और दाढ़ी बनी हुई हैं। नाक पर एक स्याह गोला सा रखा है और चश्मे के शीशे बिल्कुल स्याह कर दिए गए हैं। ये तस्वीर मेरी शबीह थी, मगर इस मसक हालत में उसको पहचानना बहुत दुश्वार था। पहले पहल तो मैं बहुत मुतैयर हुआ कि ये किसकी हरकत है, मगर फ़ौरन ही सब मामला साफ हो गया। शिवाजी मेरी गैर हाजिरी में अपनी हमसाया सल्तनत पर निहायत कामयाबी से छापा मार गए थे।